ऐश्वर्या, फैशन डिजाइनिंग में करियर स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट यू नीड अ पैशन. Agree on that. बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव फील्ड. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. फैशन डिजाइनिंग जब भी पेरेंट्स के दिमाग में आज भी आ रहा है, इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, तो दे थॉट कि वो स्टिचिंग है, आप सिलाई सीखने आ रहे हैं. इवन इन द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, इन माई इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं हाँ सिलाई सिखाते हैं. स्टिचिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फैशन डिजाइनिंग. आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का आउटफिट उनका फैशन डिजाइन करता है? डेफिनेटली करता है. मैं ऐश्वर्या छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी. फॉर इंस्टेंस कोई भी पर्सन है, उसने नया आउटफिट पहना है, एक नया आज कपड़ा खरीदा है और वो नया पहन के जा रहा है. आप देखना वो उस दिन बहुत खुश रहेगा. कुछ उसको नया मिला नहीं है, कुछ नया अचीव नहीं किया है, बट क्योंकि आज उसने नया गारमेंट पहना हुआ है वो बहुत खुश है. ये फैशन इंडस्ट्री में कैसा चेंज लेकर आया है सोशल मीडिया? अगर एक फैशन डिजाइनर आपके अंदर है या फिर ऐसा पर्सन है जो ट्रेंड सेट कर सकता है, तो आप नई चीजें मार्केट में लाके आप अपने कस्टमर तक पहुंच रहे, इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंच रहे हैं. बट आई थिंक विदाउट एजुकेशन ये पॉसिबल नहीं है. करियर पाथ की मैं बात करूं, अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के, वो उनका ये कहना होता है कि देखिए मैम, अगर बच्चे पढ़ भी लेते हैं, क्या हम बुटीक इतनी बड़ी शोरूम रेडी कर पाएंगे, क्या अपने बच्चों को दे पाएंगे इतना कि वो अपना शोरूम रेडी करे, उसमें आउटफिट्स और ज्वेलरीज और मटेरियल डाले और वहां पर फिर कस्टमाइज करके दे. आज का जो ट्रेंड है, आपकी मैं 2014 की बात कर रही हूँ, जब हमारे हाथ में मोबाइल है, वी आर हैविंग गोइंग विद सोशल मीडिया, आपको किसी भी शोरूम की बिल्कुल जरूरत नहीं है. What they are doing is, आप गांव में किसी भी जगह से हैं, आपका घर कितना भी छोटा है बड़ा है, आप जो चीज आपको हाथ से बनानी आ रही है, स्किल वर्क, वेदर इट इज बैंगल्स और एसेसरीज, हेड गियर, कोई कुंदन का वर्क हो गया, कोई नहीं ब्लाउज का वर्क हो गया, टकिंग का कोई काम हो गया, तो एथनिक छोटी बड़ी चीजें, जिस भी कला में आप माहिर हैं, वो चीजें आप ऑनलाइन मीशो ऐप, अमेजन, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन, बट आप किसी के थ्रू भी आप इसको सेलिंग चालू कर सकते हैं. और ये सेलिंग बहुत इंस्टेंट होती है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट से आप काम करेंगे. हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऐश्वर्या और आज मेरे साथ है संदीप कौर मैम. तो चलिए, आज फैशन की हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले संदीप कौर मैम के बारे में आप सभी लोगों को और भी कुछ बातें बताना चाहूंगी. तो चलिए, अगर शुरुआत करते हैं तो इनके पास 22 साल से भी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है और साथ ही शी होल्ड्स अ मास्टर्स इन फैशन इंडस्ट्री एज वेल एज शी इज अ बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड अ BCA एज वेल. और साथ ही इन्होंने फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी किया हुआ है. तो आज आप सभी लोगों को फैशन के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी. और सबसे पहले अगर संदीप कौर मैम के एक्सपीरियंस की बात की जाए ना, तो इन्होंने 500 से भी ज्यादा रनवे शोज कंडक्ट करवाए हैं और उन्हें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया है. सो हेलो संदीप मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. हेलो ऐश्वर्या. हाय. तो आज का मेरा आपसे सबसे पहला सवाल हमारे ये टॉक का ये है कि आपको फैशन डिजाइनर बनने के लिए किसने इंस्पायर किया? व्हाट इज योर इंस्पिरेशन? Actually, Aishwarya, I was a teenager at that time, and I was fond of watching movies. So I was very fond of that Titanic movie that comes to in theaters at that time, and also I was very inspired from Sridevi, that Chandni dresses, that Chandni movies, white dresses. That time I had started. No, I want to be fashion designing in my life. ओके, दैट्स रियली वंडरफुल. तो अगर इसे आगे बढ़ाया जाए, फैशन डिजाइनर आपको बनना था, यू गॉट योर इंस्पिरेशन, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की? Actually, I got married earlier, Aishwarya. I got married in just 19 years, and I was in BCom first year, commerce I was pursuing. So after that, I was dreaming my fashion designing career. So I started it from institute, and also I was making small innovative things like outfits and all, from inspiring from the movies. Then I went to Chandigarh. Then I completed my BSc. Then I come to back to Raipur and Bhilai. Then MSc. This was the complete journey with my both of the kids. As I'm married, in this journey, my both of the kids were also there. I was delivering them also. ओके, दैट्स रियली वंडरफुल मैम. तो चलिए, अगर आज के हमारे ये टॉक को हमें आगे बढ़ाना हो, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा. हर किसी का एक इंस्पिरेशन होता है, राइट? तो अगर बात की जाए आपके इंस्पिरेशन की, आपके मेंटोर की, सो हु वाज योर इंस्पिरेशन एंड हु वाज योर मेंटोर? My mentor was actually my grandmother.
Okay. She was the person, she was very lookout with the ethnic dresses and jewelries. You have seen the Punjabi all jewelries, Rajasthani jewelries and their designs. At that time, all Gotapati work was original gold and precious stones. So that was actually inspiring me. ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। तो और अगर बात की जाए, देखिए आपने अपनी ग्रैंड मॉम से इंस्पिरेशन तो ली है डेफिनेटली, बट फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री हु वाज योर बिगेस्ट मेंटोर और आपने कब इसकी शुरुआत करी? I had started in my teenage only, but I never get inspired from, frankly speaking, from any fashion designer or likewise. I was always inspired from the things I was looking out, whether it is from coming movies, upcoming movies, or anything that ethnic wear I was more fond of, comparative to modern dresses. ओके, ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। सो देयर वाज लाइक आपका फैशन इंडस्ट्री में डेफिनेटली फिर कोई मेंटोर नहीं था, यू वर इंस्पायर्ड फ्रॉम योर ड्रेसेस एंड ऑल। तो चलिए अगर बात की जाए आज के हमारे ये टॉक को आगे बढ़ाने की, तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ और आप फैशन डिजाइनर कैसे बनी? Actually, Aishwarya, मेरा जो career है, I started after my marriage, and I started it from a small institute, और institute से मैंने studies करना start की। Apart from the studies, मैंने छोटी innovative चीजें, accessories वगैरह सब मैंने बनाना start किया। You won't believe I had started earning, मैंने कमाना जो है बहुत छोटी एज में चालू कर दिया था। I was just 15-16 years old. Then at that time I was selling small things like accessories, like small jewelries. My friends वर वेरी फॉन्ड ऑफ इट। उनको चाहिए था, उनकी मदर्स को चाहिए था कि ये वाला मैचिंग आई शुड गेट फ्रॉम संदीप। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये मैंने बनाना स्टार्ट किया। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट क्या होता है, आपको एक ठहराव मिलता है कि फैशन डिजाइनिंग में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आपको किस तरह के कलर चूज करने चाहिए, कॉम्बिनेशन करने चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे फिर इंस्टीट्यूट से आई स्टार्टेड, एंड लाइकवाइज फिर मैंने जर्नी कभी बंद ही नहीं की। मैंने डिप्लोमा से बीएससी, बीएससी, एमएससी, एंड वन टाइम एट वन टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि मुझे फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग में क्या होता है, पेंट और आर्ट वर्क बहुत ज्यादा है। तो जब आप पेंट आर्ट वर्क कर रहे हैं तो आपको 2D और 3D का नॉलेज होना चाहिए। एट दैट टाइम आई कन्विंस माई इन लॉज दैट आई शुड गो टू ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज अ 6 months कोर्स। तो वो 6 महीने के कोर्स के लिए फिर मैं फाइन आर्ट्स मैंने किया, एंड उसके बाद जो पॉलिशिंग थी मेरे वर्क की वो और अच्छी बढ़ गई। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल। सो मुझे ये जानना है, बीइंग अ वुमन इट इज ऑलवेज वेरी हेक्टिक टू मैनेज एवरीथिंग। तो आप अपना वर्क लाइफ कैसे मैनेज करती हैं, साथ ही आप अपना पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करती है बीइंग अ मदर, एंड बिकॉज यू आर वर्किंग व्हेन बीइंग अ मदर स्पेशली, सो इट इज वेरी हेक्टिक, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। सो हाउ डू यू मैनेज? एक्चुअली ऐश्वर्या, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ मदर जो एक एंटरप्रेन्योर है और काम कर रही है। आई हैव सीन दिस डेज women, they are complaining that they didn't get support. I think you don't need any support. Actually, you don't need any support. Okay. You are enough. A woman is enough for it. You can give birth to a child. आप काम कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। You can manage everything. Biologically हम ऐसे बने हुए हैं कि 10 चीजें, हम 10 चीजें एक साथ कर सकते हैं। You always have to make a note. एक लिस्ट बननी चाहिए। अगले दिन का एक स्केड्यूल पूरा टिक मार्क होना चाहिए कि ये करना है, एंड नेवर कंप्लेन। I will never complain to my in-laws or my family or anyone. Today also my kids are grown up. My elder son he's 23 years old right now, so he's having his schedule. So I never complain. And what your question was, how I manage my work schedule and how my family. You won't believe, today also I'm cooking for my kids. I'm not having many maids because I think the connectivity is very important with the family when you're working outside. वो जो balance बनाना है ना वो बहुत जरूरी है. So I'm a very good cook. So today also I cook for my family. Side by side, for 5 to 6 years when I was struggling for fashion designing, I remember I only slept for 2 to 3 hours. 2 से 3 घंटा शायद सोई हूँ 5 से 6 साल. बिकॉज मेरा जो पर्सनल लुकआउट था शीट्स बनाने का, ड्रेसेस बनाने का, दैट वाज ओवरनाइट, एंड डे टाइम वाज फॉर माय फैमिली. सो दिस इज व्हाट आई वाज मैनेजिंग. सो I was giving support to myself. I don't want anyone to support me, or I was not asking anyone to support me. So this is what my journey is. Okay, that's amazing. That's really wonderful. So अगर आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, डू यू थिंक अ पर्सन्स आउटफिट डिफाइंस फैशन? आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का आउटफिट उनका फैशन डिजाइन करता है?
डेफिनेटली करता है। मैं ऐश्वर्या छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। फॉर इंस्टेंस कोई भी पर्सन है, उसने नया आउटफिट पहना है, एक नया आज कपड़ा खरीदा है और वो नया पहन के जा रहा है, मेल फीमेल ओल्ड वन एनीवन, आप देखना वो उस दिन बहुत खुश रहेगा। ही और शी विल बी वेरी हैप्पी। वाई? कुछ उसको नया मिला नहीं है, कुछ नया अचीव नहीं किया है, बट क्योंकि आज उसने नया गारमेंट पहना हुआ है वो बहुत खुश है। मतलब फाइनली आपके आउटफिट ने आपको हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। सेम अगर आप अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, अपने जो जैसा आपको बनाया है भगवान ने, उसके अकॉर्डिंग सही आउटफिट अगर आप पहनते हैं तो आपका डेली कॉन्फिडेंस कंपैरेटिवली अदर डेज डेफिनेटली बढ़ेगा। ओके, आई एग्री। सो मैं एक्चुअली अगला क्वेश्चन मेरा यही होने वाला था कि कॉन्फिडेंस, अगर किसी ने कोई नया आउटफिट कैरी किया है तो उनको कॉन्फिडेंस आता है, उनका स्टाइल ज्यादा एनहेंस दिखता है, ऐसा आपको लगता है? स्टाइल की बात नहीं करूंगी, आई विल ओनली कॉल फॉर कॉन्फिडेंस, क्योंकि फैशन ना बाहर नहीं है, फैशन इज फ्रॉम विदिन, इट इज फ्रॉम अंदर से पूरा फैशन। तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा जब आप अपने प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, उसको कैरी कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है समझ लीजिए कोई फैशन है आपने पहन लिया है एंड बिकॉज वो ट्रेंड में था, ठीक है, बट यू आर नॉट एबल टू कैरी इट, देन डजंट मैटर। तो आप ऐसा पहनिए जिसमें आप एटलीस्ट कैरी कर पा रहे हैं, देन वो आपके लिए कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। ओके, तो चलिए हमने फैशन के बारे में जान लिया, स्टाइल के बारे में जान लिया, अब आते हैं फैशन एजुकेशन पे। तो संदीप मैम, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि नाउअडेज अगर फैशन इंडस्ट्री में किसी को अपना करियर बनाना हो तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेगी? हाउ कुड दे स्टार्ट इन द फैशन इंडस्ट्री? ऐश्वर्या, फैशन डिजाइनिंग में करियर स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट यू नीड अ पैशन। Agree on that. बिकॉज इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। Yes. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे मगअप करके याद करके नहीं कर सकते। आपके अंदर जितनी ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी होगी आप उतना अच्छा काम इसमें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ इंस्टीट्यूट, और मैं कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगी, बिकॉज अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है आप किसी लोकल जगह से या बाहर से कहीं से भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो एजुकेशन प्रोसेस से जरूर जाइए। एजुकेशन प्रोसेस से आपको ना बहुत सारे फ्लॉज और बहुत सारे प्लस और माइनस समझ में आते हैं। लाइकवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडीज अपना ना एक रिसर्च जो है वो रखिए। रिसर्च में लेटेस्ट क्या है, इसके पहले क्या था, 17 एराज में क्या है, फॉर एग्जांपल 18 एराज में क्या है। आप जिससे भी बहुत इंस्पायर्ड हैं, फॉर इंस्टेंस इफ एनी स्टूडेंट वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, तो वो जिससे भी इंस्पायर्ड है उसका पूरा स्टडी करे। एक बुकलेट, एक ई कॉपी उसकी पूरी रेडी करके उसके बारे में सर्च करे एंड कंटिन्यूटी इसको रखे। सिर्फ एजुकेशन पे कंप्लीटली फोकस ना करके साथ में अपने रिसर्च को कंटिन्यूटी में रखे। सो दैट कैन बी अ फैशन डिजाइनर जर्नी। Okay, that's really wonderful. Thank you so much for this tip. So, अभी अगर आगे बढ़ते हैं और फैशन एजुकेशन के बारे में अगर और जानना हो और समझना हो तो क्या आप हमें बता सकती है, क्या आप हमें वहां तक ले जा सकती है कि फैशन डिजाइनिंग में, फैशन एजुकेशन में डिफरेंट करियर पाथ अगर कोई चूज करना चाहे तो अपॉर्चुनिटीज नाउअडेज आज के अकॉर्डिंग क्या क्या अवेलेबल है? देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो मैं एक ना मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनिंग जब भी पेरेंट्स के दिमाग में आज भी आ रहा है, इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, तो दे थॉट कि वो स्टिचिंग है, आप सिलाई सीखने आ रहे हैं। इवन इन द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, इन माई इंस्टीट्यूट पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं हाँ सिलाई सिखाते हैं, तो वो फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, दे टॉकिंग अबाउट स्टिचिंग, सिलाई के बारे में बात कर रहे हैं। स्टिचिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। करियर पाथ की मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने फैशन डिजाइनिंग डिग्री ले ली है, आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया है, द फर्स्ट यू कैन गो विथ एज अ फैशन विजुअल मर्केंडाइजिंग। फैशन विजुअल मर्केंडाइजिंग वो जॉब होती है, मैं आसान भाषा में बताना चाहूंगी ऑडियंस को, कि पैंटालून्स आपने सुना है, रिलायंस ट्रेंड सुना है, शॉपर्स स्पेंसर सुना है। इसमें जो एक्चुअली एक मैनेजर पर्सन आपको दिखता होगा, ही और शी इज नॉट एमबीए पर्सन, ही और शी इज ऑलवेज जो वो लोग ट्राई करते हैं दैट इज की हायर करने के लिए इज फैशन विजुअल मर्केंडाइजिंग पर्सन, क्योंकि उसको नॉलेज होता है डेड स्टॉक्स कैसे क्लियर करने हैं, डमी ड्रेपिंग कैसे करवाने हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसे लगाने हैं, सेल्समैनशिप कैसे सिखानी है, बिकॉज दिस इज द कोर्सेज जो आप फैशन डिजाइनिंग में पढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट करियर पाथ, और ये बहुत एक्सीलेंट है। इट इज इन इंडिया, इट इज इन अब्रॉड, बिकॉज फ्रेंचाइजी ब्रांचेस सब जगह है। तो आप ऑनलाइन अपने फॉर्म को डालिए और आपको जॉब मिल जाएगी। फर्स्ट डे यू गेट अ वेरी साउंड पेमेंट फॉर दिस।
अगर आप एक जॉब पर्सन है कि आपको लग रहा है कि आपको जॉब में जाना है, तो दिस इज योर फील्ड. अदर देन दिस जॉब वर्क यू कैन गो एज एंटरप्रेन्योर वर्क. एंटरप्रेन्योर वर्क में अभी जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के, जो फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, वो उनका ये कहना होता है कि देखिए मैम, अगर बच्चे पढ़ भी लेते हैं, क्या हम बुटीक कितनी बड़ी शोरूम रेडी कर पाएंगे, क्या अपने बच्चों को दे पाएंगे इतना कि वो अपना शोरूम रेडी करे, उसमें आउटफिट्स और ज्वेलरीज और मटेरियल डाले और वहां पर फिर कस्टमाइज करके दे. आज का जो ट्रेंड है आपकी, मैं 2014 की बात कर रही हूँ, जब हमारे हाथ में मोबाइल है, वी आर हैविंग गोइंग विद सोशल मीडिया, आपको किसी भी शोरूम की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमारे जो अब के स्टूडेंट्स हैं, आफ्टर कोविड की मैं जितने स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो हमारे यहाँ से पास आउट है, व्हाट दे आर डूइंग इज, आप गांव में किसी भी जगह से हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं, आपका घर कितना भी छोटा है बड़ा है, आप जो चीज आपको हाथ से बनानी आ रही है, स्किल वर्क, वेदर इट इज बैंगल्स और एसेसरीज, हेड गियर, कोई कुंदन का वर्क हो गया, कोई नहीं ब्लाउज का वर्क हो गया, टकिंग का कोई काम हो गया, तो एथनिक छोटी बड़ी चीजें, जिस भी कला में आप माहिर हैं, वो चीजें आप ऑनलाइन मीशो ऐप, अमेजन, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन, बट आप किसी के थ्रू भी आप इसको सेलिंग चालू कर सकते हैं. और ये सेलिंग बहुत इंस्टेंट होती है, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट से आप काम करेंगे जी. So this is the best way as an entrepreneur you can start. Once you grow, एक बार आपको लग रहा है हाँ आप आगे बढ़ चुके हैं, then आप उसका मल्टीपल चेल्स आप चालू कर सकते हैं. तो ये बहुत इजी है. थर्ड, you can go as a fashion industry person. फैशन इंडस्ट्री पर्सन ये होता है, फैशन डिजाइनर्स के अलावा देखिए बहुत सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज हैं जो आपको मार्केट में कपड़ा दे रही है. सारे ब्रांड्स के कपड़े तो आपको मार्केट में नहीं मिल रहे, आपको अलग अलग ऐसे नाम के ब्रांड भी होंगे जो शायद आपने नॉर्मली टीवी में या कभी किसी पब्लिसिटी में नहीं सुने. दे आर ऑल्सो हैविंग डिजाइनर्स, दे ऑल्सो पे टू देम. तो इस तरह से लाखों कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं इन सूरत, इन जयपुर और ऑल ओवर इंडिया, जहां पे उन्हें कम से कम 40 से 50 फैशन डिजाइनर्स एट ए टाइम चाहिए, क्योंकि हर वीक उन्हें नया आउटफिट लॉन्च करना है जिसमें 40 to 50 डिजाइन मार्केट में जाने वाले हैं. ऐसे में उन्हें नए डिजाइनर्स चाहिए रहेंगे. आप वहां अप्लाई कीजिए. अगर आप एक जॉब पर्सन है, यू कैन गो विद दैट. द सैलरी साउंड, आपको एक मेट्रो सिटीज में या बाहर जाके एक एक्सपोजर मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बहुत सेफ साइड फैशन में जाना चाह रहे हैं, यू आर अ मैरिड पर्सन और आपको लग रहा है मुझे 3 से 4 घंटा एज अ पैशन सिर्फ इसमें देना है, गो फॉर अ फैकल्टी जॉब. इन यूनिवर्सिटीज यू कैन गो, इन इंस्टीट्यूट्स, एकेडमी, आप एक फैकल्टी जॉब में डेफिनेटली जा सकते हैं. दैट इज हार्डली 3 to 4 आवर्स एंड द सैलरी इज वेरी साउंड. तब आप उसमें जा सकते हैं. यू कैन लुक आउट योर पर्सनल वर्क ऑल्सो एंड आप अपने इंस्टीट्यूट में भी काम कर लेंगे. तो ये जो सारे करियर पाथ्स हैं, ये इसमें पूरे में फैशन डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच मैम. मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी अपकमिंग फैशन बडीज हैं उनके लिए आपने ये जो टिप दी, दैट इज गोइंग टू बी रियली वंडरफुल. सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे ये टॉक का अगला सवाल वंस अगेन जो कि फैशन एजुकेशन से रिलेटेड है, आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ हैज फैशन एजुकेशन इवॉल्व? फैशन ने समय के साथ इवॉल्व खुद को कैसे किया है, डेफिनेटली अपने यूनिक एस्पेक्ट के साथ, और साथ ही अगर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना हो मॉडर्न फैशन वर्ल्ड के लिए तो आपके क्या टिप्स हैं? अगर मॉडर्न फैशन वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना है तो दैट विल बी ओनली योर क्रिएटिविटी एंड रिसर्च, दीज 2 टॉपिक्स. ओके, आप आज मोबाइल खोलिए, आप पिंटरेस्ट, गूगल, मेनी थिंग्स आर देयर, आपको डिजाइन सामने मिल जाते हैं. फिर एक स्टूडेंट क्या एक्स्ट्रा करे कि वो उससे वो निकाले, दैट इज योर क्रिएटिविटी. टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम योर एरिया. आप जहां पर भी हैं, लाइक आप नेचर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, आपको अच्छे आउटफिट्स मार्केट में लाने हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल गरबा कमिंग. सो आपको अच्छे लहंगे बनाने हैं, डिफरेंट बनाने. नॉर्मली आपको कैसे मिलते हैं, मिरर्स वाले मिलते हैं, उस पर जो मल्टी वर्क रहता है. अब आपको नहीं चाहिए, मुझे नया बनाना है, सो यू कैन गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर. आप नेचर से इंस्पायर्ड होके, जैसे पिकॉक हो गया, पेटल्स हो गए, लीफ के शेप्स हो गए, उनसे इंस्पायर्ड होके उनका कट वर्क करके आप अपना पर्सनल उसको बना सकते हैं और उनको लगा के आप डिजाइन बना सकते हैं. तो दैट इज क्रिएटिविटी. आप इनबिल्ड वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसको निकालिए और नई चीजें मार्केट में बनाइए. आई डोंट रिकमेंड फ्रॉम एनी गूगल और एनी लाइक दैट कि आप सर्च जो कर रहे हैं वो रिसर्च होनी चाहिए. आप उसे कॉपी मत कीजिए. कॉपी आपको जो करना है वो सिर्फ ये रहता है कि आप कोई नोट्स ले रहे हैं कि हाँ ये टिक मार्क है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने, बट फाइनली डिजाइन जो है वो आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, सो दैट यू कैन गो विद. ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रेंड्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं? क्या वो किसी पर्सन, किसी
पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं या इन्फ्लुएंस होते हैं? एक्चुअली जो ट्रेंड्स है ये दो तरीके से मार्केट में आते हैं। जी। फ्रॉम फैशन ट्रेंडर्स, इन्हें ओके। ट्रेंडर्स कहा जाता है। ये वो पर्सन है जो आप देखेंगे, आप नए नए मार्केट में फैशन शोज आ रहे हैं। हाँ जी। ये जो फैशन शो लॉन्च होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये ट्रेंडर्स अपने जो आउटफिट का एक पूरा कलेक्शन मार्केट में लॉन्च करते हैं। और लॉन्च जब करते हैं तो ये फिर वन बाय वन टू द होलसेलर्स, टू द रिटेलर्स, टू द कंज्यूमर, ये आप तक पहुंच जाता है। तो ये ट्रेंडर्स हैं, आप इन्हें फैशन डिजाइनर्स भी बोल सकते हैं, ट्रेंडर्स ना बोलकर। तो ये वो पर्सन है जो आप फैशन शोज करते हैं। देखिए, जनरल भाषा में फैशन शो का मतलब अभी इतना ही रह गया है कि आप अपना कलेक्शन बनाइए और लॉन्च कर दीजिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। फैशन शो का एक्चुअल मतलब ये है अभी तक भी कि आपने नए डिजाइन मार्केट में लाए हैं, 10 से 12 या 15 या 20 कलेक्शन जो भी है। तो फैशन डिजाइनर्स क्या करते हैं, ट्रेंडर्स क्या करते हैं, ये मार्केट में लॉन्च करते हैं। आपने कई फैशन वीक का नाम सुना होगा, ऑल ओवर इंडिया, लंदन नया हो गया, पेरिस हो गया। तो ये फैशन वीक बॉलीवुड हॉलीवुड में फिर आगे आता है। मतलब इन्होंने लॉन्च किया, देन इट कम्स टू मूवीज, ओके। और देन इट कम्स टू यू। तो मूवीज के थ्रू भी लॉन्च होते हैं। फॉर एग्जांपल पद्मावत मूवी, जैसे ये मूवी आई थी, आपके वेस्टर्न ड्रेसेस भी इंडियन में कन्वर्ट हो गए थे। यू स्टार्ट वेयरिंग टॉप, और उस टॉप में आपको थोड़ा एथनिक डिजाइन मिलने लग गया, ज्वेलरी कम्स टू पोल्कीज, पर्ल्स में आने लग गई। तो ये मूवीज के थ्रू भी ये ट्रेंड्स आप तक पहुंच रहे हैं। तो इन्हें जब भी लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बहुत टाइट फिटेड लेगिंग्स पहन रहे थे 7 साल पहले या 8 साल पहले, ऐश्वर्या, एवरी वेदर इट इज जेगिंग या कुर्ती के साथ या शॉर्ट कुर्ती के साथ, ये ट्रेंड सेटर्स बहुत वॉच करके चलते हैं कि अब कस्टमर बोर होने लग गया, देन दे कम्स टू प्लाजो एंड पैंट्स। हाँ जी। तो बिल्कुल रिवर्स कर दिया उन्होंने। अब हम फ्लोई पहन रहे हैं, लो वेस्ट था, हम अप वेस्ट तक आ गए हैं, ब्रेस्ट के जस्ट नीचे तक का वी आर वियरिंग द बेल्ट, और वो पूरा पैटर्न जो लो वेस्ट था, नेवल नीचे पॉइंट से जो लो वेस्ट था, उसको पूरा इन्होंने बदल दिया। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरीके से ये ट्रेंड चेंज करते हैं। कम टू द कलर्स, आप पद्मावत मूवी के टाइम पे आप नोटिस करेंगे, और जो मार्केट में मूवीज आ रही थी या ट्रेंड सेटर्स जो फैशन शो के टाइम लॉन्च कर रहे थे, वो कलरफुल थे। देन सडनली उनको लगा कि अब ये तो बहुत कलरफुल हो गया, देन दे कम्स टू पेस्टल कलर्स मार्केट में लॉन्च किए। आज आप पेस्टल कलर्स प्रेफर कर रहे हैं, और आपको लग रहा है शादी वाला लहंगा मुझे पेस्टल पहनना है जी, आज आप रेड नहीं पहनना चाहते। और आपको बहुत अच्छा पेस्टल कलेक्शन मिलना चालू हो गया। इवन मेकओवर में वो चीज ऐड हो गई है, यू डोंट वांट टू वियर अ रेड लिपस्टिक नाउ, आप रेड ड्रेस के साथ भी एक पेस्टल या फिर एक ब्राउन शेड या लाइट रस्टी शेड में जाना चाहेंगे। ये सारे ट्रेंड सेटर्स हमें सेट करके देते हैं। सो दिस इज द हाउ द वर्क गोज ऑन। Okay, that's amazing, really amazing. So now, अगर बात की जाए टाइम मैनेजमेंट की, so time is like it stops for no one. आप कैसे मैनेज करती हैं अपना खुद का टाइम और एक इंस्टीट्यूट रन करना? प्लानिंग। Okay. इट्स ऑल प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आपका काम कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। टुडे आई एम 45-46 years old, और मैं जो भी अचीव किया प्लानिंग के साथ अचीव किया है। बी ऑन टाइम जी, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल दैट शुड बी ऑन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली मॉर्निंग जो उठ रहे हैं, मैं यही सजेशन दूंगी स्पेशली टू यंगस्टर्स। अगर आप मॉर्निंग उठने की आदत डाल रहे हैं ना, तो मतलब आपने 70 से 80% गोल अचीव कर लिया है, आप कामयाब हो चुके हैं। क्योंकि आपने जो 3 घंटा 2 घंटा ऊपर मॉर्निंग का ले लिया है ना, तो आपने अपनी जिंदगी में 24 घंटे में उसको प्लस कर लिया। सो आई एम अ अर्ली पर्सन। मैं 4 बजे का मेरा टाइम है, और कभी भी माइनस नहीं होता है। मुझे पास कोई काम है या नहीं है, आफ्टर दैट आई वेंट टू जिम, देन टू द हाउस होल्ड वर्क, जैसे कुकिंग हो गया एंड वॉट एवर, देन टू इंस्टीट्यूट। एंड इंस्टीट्यूट टाइमिंग इट इज 10-10:30, तो मेरा वो टाइमिंग है, मुझे पहुंचना है। आई एम हैविंग माई स्टाफ, दैट्स वेरी गुड स्टाफ, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज मैनेज, बट स्टिल मुझे ये रहता है कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, तो मुझे वहां जाके टाइमली प्रेजेंट होना है। इन द स्मॉल इवेंट्स ऑल्सो टूडे मैं टाइम पे उनसे पहले पहुंचकर पूरे जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चेक करती हूँ और देखती हूँ। सेम आई वांट द यंगस्टर्स। और दूसरी चीज है, कई बार क्या होता है, हमारी प्लानिंग फिट नहीं बैठती है ऐश्वर्या। ये सिर्फ बोलना बहुत आसान है, ठीक है, आप करके देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार हमने तो 4 दिन प्लानिंग की है और सब तो माइनस होते जा रहा है। हैव पेशेंस, इट विल वर्क। कम से कम 21 दिन अपने आप को दीजिए, 21 डेज बाद 22nd डे आपकी प्लानिंग वर्क करना चालू हो जाएगी। बिना पेशेंस के आप काम नहीं कर सकते, तो आपको समय देना है। और आपको पता है, आप प्लानिंग सीखते हैं,
जी। प्लानिंग करना सीखते हैं 22वें दिन। 21 दिन तक तो सिर्फ आप प्लानिंग को छोटा बड़ा ये कर लेती हूँ, ये ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, नाउ यू गेट एट 22nd डे, ओह अच्छा ऐसा प्लानिंग करना है, तो आप सीख जाते हैं। Okay. So this is what I had managed with my kids, with my family and institute. You know, I want to tell you one thing. I'm having a very good friends. बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे, KG2 क्लास 1 के, और आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे गोस्ट बुलाते हैं। Okay. Why ghost? Because I'm available everywhere. मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ हूँ, इवेंट चल रहा है, they call like this ना, come to ना 2 घंटे में आ जाए। फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, आपको कोई प्रिपरेशन नहीं मिलती है ना, 2 आवर्स में इधर आना है, एंड आई एम रेडी, आई एम देयर। बोलते यू आर अ गोस्ट क्या, कितनी जल्दी तू पहुंच गई। सो दिस इज व्हाट, कि प्लानिंग बहुत सिस्टमैटिकली चल रही है, और पॉजिटिविटी है कि नहीं मैं कर लूंगी। ओके, दैट्स अमेजिंग। सो मूविंग अहेड, हर आर्टिस्ट का एक अपना पर्सनल स्पेस होता है जब कुछ नया बनाना हो, कुछ नया क्रिएट करना हो, सो दे वांट जस्ट देयर ओन स्पेस। तो आपका एक पर्सनल मंत्र, एक पर्सनल स्पेस, अगर फैशन की बात की जाए, आपको कुछ नया क्रिएट करना हो, सो व्हाट इज दैट? कुछ नया क्रिएट करना है तो आई नीड साइलेंस। मैं किसी खाली जगह पे होंगी, वेदर इट इज माई हाउस और समथिंग एल्स, या बाहर मैं कहीं पर हूँ। इफ आई वेंट टू एनी बीचेस एंड ऑल, हमारे पास स्पेस होता है, टाइम होता है, देन ऑल्सो, बट इट शुड बी एम्प्टी। सिर्फ नेचर हो और मैं हूँ, देन आई क्रिएट समथिंग, और थॉट्स आते हैं। यू नो ऐश्वर्या, जब भी हम कुछ नया इवेंट लाने वाले होते हैं, प्लान करने वाले होते हैं, या मुझे नया वेंचर लाइफ में चाहिए होता है ना, तो मुझे खाली बैठे ही आइडिया आता है कि हाँ दिस इज द वे मैं जा सकती हूँ, या मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो वो सॉल्यूशन मुझे एम्प्टीनेस में ही मिलता है। ओके, ओके, दैट्स अमेजिंग। सो मूविंग अहेड, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, अब के समय में when social media is everything, social media is very important, we see a lot of people creating content in social media, new trends बनाते हैं, और अब फैशन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है देख के कि सिर्फ कॉलेज तक या एजुकेशन तक सीमित नहीं है, लिमिटेड नहीं है। सो नाउ दे मेक कंटेंट, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये फैशन इंडस्ट्री में कैसा चेंज लेकर आया है सोशल मीडिया? देखिए, कोई भी चीज जब आपके पास मार्केट में नहीं आती है, तो उसका प्लस और माइनस दोनों आता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। प्लस इसलिए आया है कि आप अगर एक फैशन डिजाइनर आपके अंदर है, या फिर ऐसा पर्सन है जो ट्रेंड सेट कर सकता है, तो आप नई चीजें मार्केट में लाके आप अपने कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंच रहे हैं। बट आई थिंक विदाउट एजुकेशन ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए अगर कोई फादर है, वो डॉक्टर है, तो उसको देख देख के 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में उसका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है। जी, उनको MBBS करना पड़ेगा, उनको स्टडीज करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, पर वो जो पाथ है ना, प्रोसेस है ना एजुकेशन का, वो आपको उसी से ही जाना है। तो आप कितने भी अच्छे ट्रेंड में काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं तो यही सजेशन दूंगी यंगस्टर्स को, कि अगर आप इस फील्ड में हैं और आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्लीज गो फॉर द एजुकेशन ऑल्सो। आप उसमें भी जाइए, और उसमें फ्लॉज आपको बहुत सारे मिलते हैं कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, क्या चीजें बेटर है। दैट इज ओके, थैंक यू। और चलिए, आफ्टर दिस सोशल ट्रेंड, मुझे ये जानना है कि जो यंग डिजाइनर्स हैं, जो अपकमिंग डिजाइनर्स हैं, आपको क्या लगता है कि वो कैसी गलतियां करते हैं? व्हाट कॉमन मिस्टेक्स डू यंग डिजाइनर्स ऑफन मेक व्हेन दे आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, एंड हाउ दे गॉट टू अवॉइड दिस? actually these days the youngsters, I think Gen Z generation, Aishwarya, I think this is the word they are using, and now alpha is also coming, है ना? ये जनरेशन नेगेटिव कंपटीशन में है। यहाँ ये लैक कर रही है। नेगेटिव कंपटीशन ऐसा है, उन्होंने कुछ बनाया, वेदर इट इज आउटफिट, ज्वेलरी, एसेसरी, बिफोर थिंकिंग कि वो उन्होंने कितनी मेहनत की है, क्या किया है, दे स्टार्ट नेगेटिव कंपटीशन विद अदर वंस। ओ इसका ज्यादा अच्छा है, ही और शी इज बेटर, एंड देन दे कम्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी। और ये ना डे बाय डे, मैं मेरे ख्याल से 22 साल से इस फील्ड में हूँ, एकेडमिक फील्ड में, और जो जनरेशन मैं अब देख रही हूँ वो लैक कर रही है बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव कॉम्पिटिशन। मैं जो सजेशन दूंगी, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन होना चाहिए, उसके लिए अपने एरोगेंस और ईगो को डाउन कीजिए, एंड द वेरी बेस्ट वे इज, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, मुझे ऐश्वर्या अच्छा लग रही है, मुझे आउटफिट अच्छा लग रहा है, हेयर्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे कोई पर्सन अच्छा लग रहा है, आउटफिट अच्छा लग रहा है, आप तारीफ कीजिए। दैट इज द वे टू पुट योर ईगो एंड एरोगेंस डाउन। आपको बहुत हल्का और लाइट फील होगा। तो ये ना आर्ट ऑफ लिविंग की कुछ सिंपल क्लासेस भी हम अपने एकेडमी में देते हैं, और
पढ़ाई से ज्यादा, फैशन डिजाइनिंग स्टडीज से ज्यादा हम स्टूडेंट्स को डेवलप करने में लगे हुए हैं। फॉर दैट रीजन, आपके क्वेश्चन की वजह से, कि वो जो नेगेटिव कंपटीशन है वो हटाएं। दूसरा टॉपिक है पेशेंस। जीरो पेशेंस है, वो पेशेंस बिल्कुल जीरो जाता जा रहा है। आज आप एक चीज बना के लाए हैं, फर्स्ट डे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, सेकेंड डे नहीं होंगे, थर्ड डे नहीं होंगे। यू हैव टू रीच दैट पॉइंट जहां आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, और तब तक आपको ट्राई करते रहना है। ये मंत्रा है जो चलता है, आपको रुकना नहीं है। अगर आपका वो गोल है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो डेली आपको जाना है वहां तक, तो ये कंटिन्यूटी में आपका रहना चाहिए। हमने अभी तक बहुत सारी बातें की, वेदर इट कम्स टू स्टाइलिंग या पर्सनल एजुकेशन, फैशन, एवरीथिंग। बट अब मुझे आपसे जानना है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले अभी पॉडकास्ट में मेंशन किया था कि लोग अब भी जब भी इंस्टीट्यूट आते हैं तो कहते हैं फैशन डिजाइनिंग में हमें स्टिचिंग करनी है, राइट? कि स्टिचिंग में क्या क्या सिखाते हैं रिलेटेड टू स्टिचिंग। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फैशन डिजाइनिंग में और भी क्या सब्जेक्ट्स है, क्या फ्यूचर है फैशन डिजाइनिंग का अपार्ट फ्रॉम स्टिचिंग? Okay, so as I told you, stitching is a single subject. Yeah. Fashion designing में हम इस subject को garment construction बोलते हैं। Okay. आप दूसरी भाषा में इसे pattern making भी कह सकते हैं, drafting also। तो ये सब languages एक ही हैं। Stitching के अलावा जो subject है, that is very important subject, that is element of design। जैसे एक इंसान को सांस लेने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। अगर समझ लीजिए आप किसी टापू या आइलैंड में फंस जाते हैं, तो आपको बेसिक चीजों की ही जरूरत पड़ेगी, 5 चीजों की। आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, इस तरह से 5 चीजें आपको चाहिए। तो आप उसे एलिमेंट ऑफ लाइफ बोलते हैं, कि इन 5 एलिमेंट्स के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आप अपने फोन के बगैर जिंदा रह लेंगे उस टाइम, बट इन 5 चीजों के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लाइकवाइज किसी भी डिजाइन को डिजाइन करने के लिए एलिमेंट होते हैं, और वो एलिमेंट्स हैं लाइन, कलर, वैल्यू, टेक्सचर। ये एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको शेप का पता है, आपका शेप का नॉलेज है, शेप इज अ बॉडी शेप। एक फीमेल के अलग अलग शेप्स होते हैं, लाइक इट्स अ एप्पल शेप बॉडी, इट्स अ पियर शेप बॉडी, आर ग्लास शेप बॉडी, रेक्टेंगल शेप बॉडी। अगर उसका नॉलेज स्टूडेंट्स को हो जाएगा, तो एग्जैक्टली वो अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे कि आपके ऊपर कौन सा सिलुएट सबसे अच्छा लगेगा। सिलुएट इज आपके ऊपर आउटफिट कौन सा अच्छा लगेगा। तो ये मैं बहुत ना 1% ही आपको बता पा रही हूँ। इट्स अ कंप्लीट बुक ऑफ एलिमेंट ऑफ डिजाइन। तो इसमें ये पूरी डिटेलिंग आपकी आ जाती है। तो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग आप करते हैं। लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइन्स के बारे में बताया जाता है। साइकोलॉजिकली प्ले करता है डिजाइनिंग। अगर आप किसी भी ड्रेस में लंबी लाइंस को देखते हैं, तो वो पर्सन आपको लंबा, हाइट में लंबा और विड्थ में छोटा दिखाई देता है। लेकिन आप किसी ड्रेस में विड्थ वाली लाइनिंग पहने, समझ लीजिए आपने ऐश्वर्या एक 1 फीट ड्रेस पहना है, और उसमें इस तरह की लाइंस हैं जो वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है। आप साइज में, हाइट में छोटे दिखेंगे और बहुत ब्रॉड दिखेंगे। दिस इज ऑल साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी आपकी आईज ऐसे से ऐसे जा रही है। लेकिन जब आप वर्टिकल लाइंस देखते हैं, यू लुक आउट फ्रॉम अप टू डाउन। सो दीज आर टिप्स एंड एग्जांपल्स जो आपको एलिमेंट ऑफ डिजाइन में मिलते हैं। दिस इज द सब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल फैब्रिक बोल सकते हैं आप ऐसे, टेक्सटाइल साइंस को, कपड़ों का नॉलेज। अगेन समझ लीजिए आपने टेलर के पास गए और एक ड्रेस स्टिच करवाया है, लेकिन वो कपड़ा कॉटन है। आपने बोला मुझे सेम ड्रेस एग्जैक्टली सेम साइज, बिना इसमें कोई चेंज किए, मुझे सैटिन कपड़े में बना के दीजिए। कंपैरेटिवली टू सैटिन, कॉटन के कंपैरिजन आप दोनों में मोटे पतले अलग अलग दिखने वाले हैं। कपड़ा चेंज होने से आपका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। तो यू शुड नो कि आपको फैब्रिक क्या चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर ओकेशन एंड पर्सनैलिटी एंड डे एंड नाइट। दिन और रात का भी फर्क है। दिन में जब सनलाइट आपके ऊपर पड़ती है, साटन हो गया, क्रेप हो गए, सिल्क हो गए, ये फैब्रिक्स आपको ब्रॉडर दिखाते हैं बिकॉज इसमें शाइनिंग होती है। लेकिन यही फैब्रिक्स को जब आप नाइट टाइम पहनते हैं, तो वो कूल टाइम होता है, तो वो आप ज्यादा बेटर दिखते हैं। टेक्सटाइल में ये अगेन 1% एग्जाम्पल है। अब टेक्सटाइल सिर्फ इतना ही नहीं है ऐश्वर्या, टेक्सटाइल बनता कैसे वहां से भी बढ़ाया जाएगा। कॉटन बन रहा है कपास से, कपास इज अ फ्लावर, खेतों में उग रहा है, वहां से चालू कर रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है बिकॉज दैट इज अ प्लांट बेस्ड चीज। तो जब आप किसी समर एरिया में जा रहे हैं और यू आर गोइंग टू गोवा और एनी प्लेस, या ऐसी जगह रहने जा रहे हैं, या आप ऐसी प्लेस में हैं जहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो आप कॉटन प्रिफर करते हैं बिकॉज वो प्लांट से बनी हुई चीजें आपको ठंडा रखता है।
और वहीं दूसरे फैब्रिक्स की अगर आप बात करेंगे लाइक वेलवेट हो गए, सिल्क हो गए, ये आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। जी। सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म एनिमल प्रोडक्ट है, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है स्नेल जैसा, उससे आपको सिल्क वॉर्म मिल रहा है, तो ये जो है आपको कपड़े थोड़े गर्म करते हैं, तो आप समर सीजन में या ह्यूमिड सीजन में इसे नहीं पहन सकते। तो ये बहुत वास्ट जर्नी है इसकी। सो दिस इज अबाउट टेक्सटाइल। देन कम्स टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूंगी तो टेक्सचर्स है, दैट इज एम्ब्रॉयडरी। अगेन एम्ब्रॉयडरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इफ आई एम अ लेडी, आई एम अ पर्सन जिसमें अपर पार्ट मेरा हैवी है, वेदर इट इज अ ब्रेस्ट एरिया और माय शोल्डर पार्ट इज हैवी, हम वहां पे किसी भी तरह की एम्ब्रॉयडरी डिटेलिंग नहीं देते, क्योंकि जो भी चीज बहुत ज्यादा उभरी हुई है, टेक्सचर्ड है, आईज साइकोलॉजिकली वहीं जाएगी, तो हम यहाँ पे बेयर और प्लेन रखते हैं। और अगर आपका प्लस पॉइंट इज योर वेस्ट लाइन और समथिंग, तो वहां पे हम एम्ब्रॉयडरी बेल्ट देंगे, बिकॉज दैट इज योर ब्यूटीफुल पार्ट। तो टेक्सचर्स कैसे यूज करना है, कहाँ देना है, ये आप उसमें सीखते हैं। देन कम्स टू डाइंग एंड प्रिंटिंग, कपड़ों को रंगना। जैसे बांधनी सुना होगा आपने, कलमकारी, सब्यासाची प्रिंट्स, अलग अलग तरह के प्रिंट्स है। अगर मैं बांधनी की बात करूं तो शायद मुझे लगता नहीं ऑडियंस को सबको पता होगा, बांधनी में छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं आपको। वो डॉट्स एक्चुअली राजस्थान में क्या था, कच्चे कलर थे, पक्का नहीं था एक जमाने में। तो वो साड़ी जो है जब पहन के लेडीज घर से निकलती थी, तो बारिश की बूंदों की वजह से वो जहां जहां कच्चा कलर होता था वो लाइट हो जाता था। और बाद में वो देखने में बहुत सुंदर लगता था। तब उनको आइडिया आया कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बांधनी बनाना चाहिए। सो फ्रॉम दैट दे गेट द आइडिया। अब वहां से वो कलर्स चालू हुए और आज हमारे पास बांधनी और लहरिया और अलग अलग प्रिंट्स आ गए। ये प्रिंट्स कैसे काम करते हैं, कैसे आप इसे बना सकते हैं, इस फील्ड में आप इसे पूरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर फाइन आर्ट्स एंड ड्रॉइंग। अगर आप किसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐश्वर्या मैं आपके लिए डिजाइन कर रही हूँ, मैं ओरल कॉन्सेप्ट में आपको आपका ड्रेस नहीं समझा सकती, आई हैव टू गिव अ लेआउट कि हाँ ये आपका ड्रेस है, ठीक है। फॉर दैट मुझे आपका एक बॉडी फिगर प्रोपोर्शन बनाना है, ड्रेसेस बनाने हैं, उसके ऊपर कलरिंग करनी है, एंड वो ऐसा होना चाहिए कि आपको एक लुक में कस्टमर को अच्छा लगे। तो वो पूरा फाइन आर्ट्स का काम कैसे होता है, दैट कम्स इन योर ड्रॉइंग एंड इलस्ट्रेशन पार्ट। अब ये दो तरीके से डिवाइडेड है। दिस इज द हार्ड कॉपी जो मैं आपको दे रही हूँ, आप डिस्टेंस पे कहीं पे और बोल रहे हैं नहीं मैम मुझे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आई वांट ई कॉपी, देन मैं इसे अलग अलग मेथड से लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इस तरह के कैड मेथड यूज करके मैं आपको सेंड भी कर सकती हूँ। तो दिस इज द अनदर सब्जेक्ट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। इसके अलावा जो फैशन डिजाइनिंग में सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके, वो आपके टेक्सटाइल और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आ रहा है वो है आपकी क्रिएटिविटी सब्जेक्ट्स। क्रिएटिविटी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, आपको कोई थीम दी जाती है और उस थीम के ऊपर आप उसमें पूरा वर्कआउट करके देते हैं, और ये ग्रुप वाइज पीपीटी प्रेजेंटेशन करके भी किया जाता है। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो मैम, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को ग्रो करना हो, अगर आपके इंस्टीट्यूट में या कोई भी स्टूडेंट जो फैशन एजुकेशन, फैशन डिजाइनिंग परस्यू कर रहा है, सो व्हाट वुड बी द टिप? उनकी सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, उनका सर्कल कैसा होना चाहिए, अगर वो जल्दी और बेहतर तरीके से ग्रो करना चाहते हैं? I think first of all, I think when you're 18 plus, you are going for your career. आप अपना करियर प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले ना अपने दोस्त प्लान कीजिए। प्लानिंग इज दैट कि देखिए दोस्त अपने आप बनते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन करियर में आने के लिए है ना आपके पास एक सराउंडिंग होनी चाहिए, आपके पास एक सर्कल होना चाहिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो वो सर्कल पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपको इंस्पायर करे, आपको एक मोटिवेशन दे, और फाइनली वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड भी हो कि हाँ आप ये कर लो या ऐसा बन जाओ, इसके बाद ये कर सकते हैं। अगर आपका सर्कल नेगेटिव होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा अगर आपको टिप दूंगी तो एक विलेज था, एक गाँव था, बहुत पुरानी स्टोरी है, मैंने बचपन में इसे सुनी थी। दो फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड काफी बड़ा, लंबा, हाइटेड, ब्रॉड, और एक छोटा उसका फ्रेंड था जो शॉर्ट हाइटेड था, और दोनों गांव में खेलते थे एंड दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। हमेशा वो शॉर्ट हाइटेड को बोला जाता था गांव में, विलेज में, कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये वजन नहीं उठा सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, बिकॉज वो शॉर्ट हाइटेड है, लीन है, उतना स्ट्रांग नहीं है। एक दिन क्या होता है, वो दोनों दोस्त खेलते खेलते गांव के बाहर चले जाते हैं और वहां एक कुआं होता है,
अब खेलते खेलते गलती से कुएं में जो उसका दोस्त रहता है जो टॉल एंड हाइटेड है वो गिर जाता है। ओके। एंड फाइनली जो छोटा दोस्त है वो बहुत हेल्प मांगने की कोशिश करता है पर उसको मिलती नहीं है हेल्प। फिर वो कहीं से भी कोई रस्सी या कोई सी चीज का जुगाड़ करता है कि मैं इससे निकालूं और फाइनली वो उससे बाहर निकाल लेता है। दे कम बैक टू विलेज, गांव आते हैं और वो बहुत खुश होके बहुत प्राउडली बोलता है मैंने आज अपने दोस्त को बचाया। नोबडी बिलीव्स इट। गांव में कोई भी बिलीव नहीं करता है कि ये इसको बचाया है, कोई भी बिलीव नहीं करता। बट एक ओल्ड पर्सन रहता है, एक वहां पे बुजुर्ग आदमी रहता है, वो बोलता है हाँ इसने बचाया, बिकॉज वहां बोलने वाला कोई नहीं था कि आप नहीं कर सकते, इसीलिए ये कर पाया। तो योर सराउंडिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी ना तो आप वो कर जाएंगे। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो संदीप मैम, मेरा क्वेश्चन आज का ये है आपसे कि कलर किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, उसे कम भी कर सकते हैं। सो आपका कलर्स को लेके क्या थॉट है? आप कलर टॉपिक के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो। एक्चुअली अगर हम डिजाइनिंग पार्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कलर ही आता है जी। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आप डिजाइनिंग को हटा भी दें, अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं जी, किसी पर्सन से मिलने जा रहे हैं और दूर से वो आपके पास आके मिल रहा है तो पहली चीज आप कलर देखेंगे कि उन्होंने क्या पहना है। समझ लीजिए आपको बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप बिल्डिंग में पहली चीज देखेंगे आपको कलर दिखाई देगा। तो साइकोलॉजिकली एलिमेंट ऑफ डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट कलर होता है क्योंकि सबसे पहले आपको वो दिखाई देता है। तो आपको उसको बहुत सोच समझ के और ध्यान से पहनना है। हम कलर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डार्क शेड्स एंड लाइट शेड्स। डार्क शेड्स जो है हर तरह का डार्क, वेदर इट इज ब्लैक, डार्क ब्लू हो गया, मरून हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, स्काई ग्रीन हो गया, ये डार्क में आ गए। और लाइट शेड्स अलग हो गए। दोनों में जब आप ड्रेसेस पहन रहे हैं तो बहुत डिफरेंस आएगा। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी और हेफ्टी हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि आप डार्क शेड्स पहने। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा स्लिम दिखेंगे, थोड़ा टॉलर दिखेंगे। वहीं कंपैरेटिवली आप अगर लाइट शेड पहन रहे हैं तो आप थोड़ा सा ब्रॉडर दिखेंगे। और इसका भी साइकोलॉजिकल रीजन है। जब हम डार्क शेड हमारी आईज देखती है, जरूरी नहीं कि वो कपड़ा है, कोई भी जगह, सामान या बिल्डिंग भी हो सकती है। जब हम डार्क कलर देख रहे हैं, समझ लीजिए आप काला देख रहे हैं, तो जो आंखों की पुतलियां हैं वो अंदर की तरफ स्क्वीज होती है, तो साइकोलॉजिकली वो चीज हमें छोटी दिखाई देती है। इसलिए कभी भी रूम में अगर आपका रूम छोटा है तो आप डार्क शेड नहीं करवाते, अब आपको मना करते हैं डिजाइनर्स आप डार्क मत कराइए। वो सेम आउटफिट के साथ भी लागू होता है। वहीं जब आप लाइट कलर को देखते हैं, अगर आपको लाइट आउटफिट जैसे आपने पहना है, मैं देख रही हूँ, माय आईज का जो मेरी पुतली है वो बाहर की तरफ घूम रही है, तो मुझे आप एक साइज थोड़ा प्लस दिखाई देंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपने ड्रेसेस को पहनिए और करिए। और ये फैशन डिजाइनर्स आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और ये आपके एलिमेंट ऑफ डिजाइन में ये कंटेंट जो है बहुत अच्छी भाषा में दी जाती है। दूसरी चीज है, लाइट का बहुत इफेक्ट है। आप दिन देखिए, आप फोटो खिंचाते तो आप एक जगह ढूंढते हैं, यहाँ लाइट अच्छी आ रही है, हम यहाँ फोटो खिंचाते हैं। आपको पता है कि वहां फोटो खिंचाने से सबसे पहले आपके फेस पे लाइट पड़ेगी तो फेस का कलर चेंज होगा एंड आपके ड्रेस का जो कलर है वो भी चेंज होगा। सेम चीज इसमें भी लागू होती है। डे टाइम में जितने भी सन कलर्स हैं, हम दिन को ना सन बोलते हैं और रात को सी, समुद्र। तो सन में क्या कलर्स होते हैं? येलो, ऑरेंज, रेड या उसकी पूरी फैमिली। हाँ जी। और सी में, समुद्र में क्या कलर्स है? ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ये सारे शेड्स। बस इसी तरीके से डे एंड नाइट में पहनिए, यू विल लुक मच बेटर। ओके, दैट्स अमेजिंग। मूविंग अहेड, आपने बहुत सारे फैशन शोज कंडक्ट करवाए हैं, अटेंड भी किए हैं। विच वन इज योर फेवरेट? आपका फेवरेट फैशन शो कौन सा रहा है? There was a fashion show, I think that was in 2011, जी, ऐश्वर्या। और ये फैशन शो एक्चुअली प्लान नहीं था, सडनली हमारे पास ये शो आया कि आपको करना है। एंड वो एक कैंसर पेशेंट्स के लिए था। और उस टाइम ना अभी तो मेरे ख्याल से लोग बहुत जागरूक हो गए इस चीज को लेकर, वो उनके लिए काफी कुछ कर रहे हैं। बट एट द टाइम वो स्टार्ट ही हुआ था और लोग समझना चालू किए थे उस चीज को। एट द टाइम वी हैड दैट पेशेंट एंड दिस, जो उनके ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने कहा कि इनसे आपको शो कराना है, ड्रेसेस आपके होंगे। मैंने सबसे पहली चीज देखी थी दैट कॉन्फिडेंस तो था, तो वो बिल्कुल इतना था। आप सोचिए, आपके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आप एक आउटफिट पहन के आप रैंप वॉक पे चलेंगे, क्या वो पॉसिबल है कि आप अच्छे दिखें?
हमने उनको जिस तरह से ग्रूमिंग दी, मैं पर्सनली तब काम करती थी इसमें खुद भी, तो ग्रूमिंग दी, जिस तरीके से हमने उनको काम दिया, समझाया, उनको आउटफिट समझाई, हील्स, सैंडल्स, एवरीथिंग। और वो जो 4 दिन की जर्नी थी ना, वो 4 दिन में ना भूल गए 4th डे की दे आर कैंसर पेशेंट्स। उनको सिर्फ ये याद आता था कि शाम को ये मेकअप कराना है, फिर ये कराना है, फिर ये रैम्प वॉक के लिए जाना है, फिर ये करना है। एंड द वे दे परफॉर्म, कोई बोल नहीं सकता दे आर दैट पेशेंट्स, दे लिव देयर लाइफ ऑन दैट डे। और हम इतनी ग्रूमिंग ना ग्रूम्ड पर्सन को करते हैं। वी आर हैविंग मॉडल्स जो हम डेली शो करते हैं या इंटरनेशनल शो करते हैं, रशियन मॉडल्स आर आल्सो देयर, अब्रॉड मॉडल्स आर देयर। वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था जो इनका था, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस। दैट वाज द बेस्ट शो ऑफ माय लाइफ। Okay. So that's really good to know. Moving ahead, nowadays kids especially they want to do everything so quick. वो आते हैं फैशन शोज अटेंड करते हैं, फैशन शोज देखते हैं एंड देन नेक्स्ट डे उनका सेम थॉट रहता है कि मुझे भी ये फैशन शो करवाना है, आई वांट टू डू दिस शो, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। सो हाउ कुड दे, लाइक वो कैसे फैशन शो कंडक्ट करवा सकते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे टू गेट स्टार्टेड विथ? Okay, see, there are 2 type of fashion shows. जी। First fashion show is you can go in locals. आप अपने ब्रांड को स्टार्ट करके लोकल में काम कर सकते हैं। मैं उसके बारे में बात करूं तो रियली यू नीड अ बजट, यू नीड अ बैंक्वेट, यू नीड मॉडल्स, यू नीड एवरीथिंग। अब ड्रेसेस तो आप बना लेंगे, बाकी आपको पूरा वेंचर चाहिए। एट दैट टाइम गो विद द स्पॉन्सर्स। आप अपने काम को सामने मार्केट में लेकर आइए, एक टीम को रेडी कीजिए और उसको स्मॉल स्केल में स्टार्ट कीजिए। दिस इज व्हाट यू कैन गो विद लोकल्स। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्रांड्स की बात कर रहे हैं जो बड़े फैशन वीक्स है उनमें ज्वाइन करने के लिए, देयर इज अ फॉर्म अवेलेबल इन द नेट। आप उसको टाइप करेंगे कि जिस भी ब्रांड फॉर्म फैशन शो में जाना चाह रहे हैं उसके फॉर्म को निकालिए, आप भेजिए। दे विल आस्क यू फॉर पिक्चर्स एंड ऑल। इफ यू आर लकी, यू आर वेरी क्रिएटिव, वो पिक्चर्स सिलेक्ट होते हैं एंड देयर इज अ टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट आप जमा कीजिए, आप उसमें जा सकते हैं। और मैम चलिए अब बात करी जाए हमारे इंडियन कल्चर की। सो बहुत सारे आर्ट्स हैं, बहुत सारे डिजाइन्स हैं, इवन व्हेन इट कम्स टू आवर इंडिया। सो अगर बात की जाए फोक आर्ट की, मधुबनी स्पेशली वन ऑफ दैट। तो आप क्या बताना चाहेंगी, हाउ कुड स्टूडेंट्स ग्रो देयर आर्ट इन मधुबनी एंड फोक आर्ट्स एज वेल? I think Aishwarya, if you talk about any folk art, whether it is any painting or any jewelry or any outfit, I think आप उसमें ज्यादा better grow करेंगे in fashion designing. If you are a student from India, आप यहीं से हैं, तो प्लीज अगर आप अपने करियर को प्लान करना चाह रहे हैं, go for a folk art. फर्स्ट ऑफ ऑल वो लैप्स हो रहा है डे बाय डे, जो एक्चुअली बनता था। अगर मैं आपको बात करूं कलमकारी की और मधुबनी की, ये ब्रश से नहीं बनते जी। ये अभी लोगों को लगता है कि इसे ब्रश से पेंट किया जा रहा है फैब्रिक के ऊपर। बैम्बू की, बांस की एक स्टिक होती है, उसके ऊपर कॉटन का एक ऐसा फाइबर ऊपर लगा रहता है और उसको कच्चे जो रंग है उसमें भिगो के उसको स्क्वीज करके बनाया जाता है। ये है कलमकारी का रियल मेथड। इससे वो बॉर्डर लाइन से थोड़ा कभी बाहर थोड़ा अंदर एक टेक्सचर देता जाता है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ये जो चीजें हैं ना, ये आप सीखें एज अ फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट और इसको आगे लेकर आए। मधुबनी भी सेम अगर आप देखेंगे तो वो भी स्टिक से एक्चुअली की जाती है। आप ब्रश का देखेंगे बहुत फाइन दिखेगा। मेरे हिसाब से ऐश्वर्या, जो परफेक्ट है वो सही नहीं है जी, वो सही नहीं है। तो आप ब्रश से जब बना रहे हैं ना तो परफेक्शन आ रही है, वो ड्राइंग में, फाइन आर्ट्स में नहीं होनी चाहिए आपकी। जब आप उसी चीज को किसी बैम्बू स्टिक से बना रहे हैं ना, तो आपको इनपरफेक्शन दिख रहा है। दैट शुड बी देयर। जैसे पर्सन परफेक्ट रहता है तो आपको शक होता है ये परफेक्ट है, गड़बड़ है, उसमें इम्परफेक्शन जरूरी है, उसके अप्स एंड डाउन जरूरी है। सेम वैसे ही आर्ट में भी है, आर्ट में वो इम्परफेक्शन दिखनी चाहिए। तो जो पुराने लोगों ने चालू किया था फोक वर्क, फोक पेंटिंग, अगर मैं बात करूं आपकी मधुबनी या कलमकारी की, सो दिस इज द वे दे हैड स्टार्टेड। उस चीज को मार्केट में सामने लेकर आइए, बिकॉज ये हैंडवर्क है। एक होता है मशीन का काम, आप मशीन मेड बोलते हैं, और एक हैंडमेड बोलते हैं। आप बिल्कुल क्लियर रहते हैं, मशीन मेड है मतलब सस्ता और हैंडमेड है मतलब महंगा। तो फोक आर्ट मतलब आप हाथ से बना रहे हैं, वहां मशीन का कोई काम नहीं है। अगर मैं फोक वर्क की बात करूं तो आप बहुत ज्यादा अभी साड़ीज का ट्रेंड आया है। इवन यंगस्टर्स भी आप देखना साड़ी के, दे आर वियरिंग क्रॉप टॉप और नीचे ट्राउजर्स पहन रहे हैं और दे आर वेयरिंग साड़ीज। उनको लग रहा है नहीं, हम फेयरवेल में भी इसे पहन सकते हैं। अब इसमें जब आप बात करेंगे बनारसी साड़ी की या इस तरह की साड़ीज की, ये वो फोक वर्क है, ये वो एथनिक वर्क है जो हाथ से बुनाई होती है।
देयर इज अ वीविंग, एक वीविंग का पूरा एक टेबल रहता है, लूम हम उसको बोलते हैं, उसमें एक एक टाका वो हाथ से लगाते हैं, 2 महीने 3 महीने 3.5 महीने बनने में लगता है। उसका रेट 12-15 हजार से 30 हजार रहता है। लेकिन उसी तरह की कॉपी जो मशीन मेड बन रही है, वो कॉपी आपको 2 से 2.5 हजार में मार्केट में मिल जाती है जी। फाइनली इतना जो रेट है दैट इज ऑफ बिकॉज हैंडमेड, उसकी वैल्यू वो पे कर रहा है आपको। तो आप किसी भी फोक वर्क में एथनिक और पुरानी चीजें जो अभी लैप्स हो रही हैं या हमारे इंडियन कल्चर की हैं उसे बनाइए, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। Okay. So moving ahead, everyone in fashion, related to fashion, they just love accessorizing. So अगर बात की जाए कि आपको फैशन डिजाइनिंग आप कर रहे हैं, फैशन आप परस्यू कर रहे हैं, so head to toe एक्सेसरीज पे आप किस मोटिव पे ग्रो कर सकते हैं? देखिए जब आप फैशन में आ गए हैं और आपने काम करना चालू कर दिया है, तब स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हमें अच्छे आउटफिट्स बनाने हैं, दैट इज फैशन डिजाइनिंग। बट नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। आप हेड टू टो आप कोई भी मटेरियल बना सकते हैं, वेदर इट आई स्टार्ट फ्रॉम हेड गियर, आप हेड गियर हो गया, इयररिंग्स हो गए, वेदर इट इज नेकलेस हो गया, नोज रिंग हो गए, एनीथिंग हेड टू टो, वेदर इट इज हैंडबैग्स और फुटवेयर आप डिजाइन कर सकते हैं। You won't believe we are having our pass out students जो कस्टमाइज सिंगल एक चीज पे काम कर रहे हैं। आई एम हैविंग अ स्टूडेंट जो सिर्फ कस्टमाइज बैंगल्स पे काम कर रही है। मतलब वो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको मॉडर्न, वेस्टर्न, इवन ट्रेडिशनल बैंगल्स भी आपको बना के देंगी और उसको एग्जैक्टली आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग रेडी करके देती हैं। और ये पूरा थ्रेड वर्क और हाथ से बना हुआ रहता है एंड शी इज सेलिंग वेरी वेरी गुड और बहुत अच्छा उसका काम चल रहा है। सेम अगर आप समझ लीजिए कोई ऑक्सीडाइज वर्क कर रहे हैं, इयररिंग्स का कोई काम कर रहे हैं, तो उसको आप कस्टमाइज कस्टमर के अकॉर्डिंग मोटिव बना के आप सेल कर सकते हैं। तो आप सिर्फ आउटफिट के थ्रू फैशन डिजाइनिंग में एंटर नहीं कर सकते, यू कैन गो विथ हैंडबैग्स। आपने देखना होगा अभी जो जूट के हैंडबैग्स हैं, सूतली वाले हैंडबैग्स, गोइन बैग्स भी हम बोलते हैं, गोवा बैग्स भी, दे आर वेरी इन। और उसको हम अभी वेस्टर्न के साथ इवन इंडियन आउटफिट सब में अपने ऐड कर दिया है उसे। दैट इज हैंडमेड, वो एक वीविंग है और वो एक आर्ट है। अगर वो बच्चे उसमें सीखते हैं और उसी में आगे जाते हैं तो उसमें छोटे क्लच बैग्स हैं, मोबाइल हैंडल बैग्स हैं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप इस फील्ड्स में जा सकते हैं। Okay, that's amazing. So moving ahead, मैम, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बैरियर होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, इफ दे वांट टू परस्यू, इफ दे वांट टू एस्टैब्लिश इन फैशन इंडस्ट्री, आई थिंक द बिगेस्ट बैरियर इज फाइनेंस, राइट? सो फाइनेंशियल बजट की अगर बात की जाए तो किन्हीं को अगर एज अ फैशन डिजाइनर अपना करियर स्टार्ट करना हो, सो हाउ फाइनेंशियली गुड दे शुड बी? देखिए, अगर आपके पास पैशन है कि आपको ये करना है तो नोबडी कैन स्टॉप यू। इवन फाइनेंशियली बजट भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता। यू शुड हैव अ मैनेजमेंट, डोंट कॉपी अदर स्टूडेंट्स कि वो बहुत महंगा बना रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगी। देयर वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम राजनांदगांव, फ्रॉम लोकल ट्रेन, वो अप डाउन करता था और मैं बहुत पुरानी बात बता रही हूँ आपको, 2003 या 4 की बात है ये। एट दैट टाइम वो फाइनेंशियली स्टेटस बहुत डाउन था और उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। और जब हम फाइल्स की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग फाइलिंग बनानी पड़ती है आपको, है ना। उसका एक शीट होती है, उसमें आप खर्चा करते हैं, कलर्स आर देयर। तो मैंने जब बोला कि आपको मुझे टेक्सटाइल की फाइल देनी है, टेक्सटाइल फाइल में ऐश्वर्या क्या होता है कि आपको 100 तरह के या 50 तरह के छोटे छोटे अलग अलग कपड़े, उनका नाम और पर मीटर का रेट लिखना रहता है एंड यू हैव टू लर्न इट ताकि आपको याद रहे आगे। तो ये इस तरह की फाइल आपको रेडी करनी होती है। नेक्स्ट डे वाज द सबमिशन डेट, आपको कल सबमिट करना है, यू गेट द पॉइंट्स एंड मार्क्स ऑन दैट। एंड व्हाट दैट बॉय डिड इज कि उसने सोचा शीट्स का पैसा नहीं है, इसका पैसा नहीं है। नारियल के थोड़े बड़ा नारियल आता है, बड़ा वाला, उसमें ब्राउन वाला जो बूच होता है, उसने उसको पूरा निकाला, सेंटर कोकोनट वाला पार्ट निकाला और जो नॉर्मल पेपर्स घर पे रखे हुए थे, चाहे उसकी स्कूल कॉपीज होगी या जो भी होगे, उस पेपर्स को उसने ऐसे उसकी लीफ बना ली। नारियल को इस तरीके से निकाला कि नीचे से वो पूरा होल्डेड है, नीचे से पकड़ा हुआ है और ऊपर से लीव्स बना ली। तो ऊपर से उसने उसको 4 to 6 लीव्स में ऐसे बाहर निकाल लिया। हर लीव के अंदर एक 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 पेपर की लेयर लगाई, हर पेपर में 3 कपड़े लगा दिए, उनका नाम रेट लिख दिया और फिर उसको बंद कर दिया। और मौली से बंद करके, लोटा नहीं बोलूंगी मैं उसको, दैट इज कलश। एक्चुअली कलश थोड़ा साइज में बड़ा रहता है पीतल का, वो उसके ऊपर रख के लाया, मैम दिस इज माई फाइल। एंड ही स्टूड फर्स्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट बजट। आपको जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से सोचिए, आप सब पार कर जाएंगे। यू विल गेट पर्सन, आपको लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन आपको मिलेंगे जिन्होंने 0 बजट से काम किया और आप आज यहाँ पहुंचे हुए हैं।
फैशन डिजाइनर्स ऑल्सो, बॉलीवुड स्टार्स ऑल्सो, जो बिल्कुल जमीन से काम कर रहे हैं। पैशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। Yeah. आप हार के बैठ रहे हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, यू शुड नॉट हैव दैट क्वेश्चन मार्क। Okay. That's it. Okay, that's beautiful. So moving ahead, आपने अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताया। It's been 22 years आप इस फील्ड में हैं, तो आपका ऐसा कोई फेवरेट स्टूडेंट है जिनकी जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी, आपको लगी इंस्पायरिंग? I think this was a student, I can take that name because वो student आज भी मेरे से कांटेक्ट में है। He's अमित धनमानी। Okay. एंड वो उसने जब चालू किया था 12th के जस्ट बाद उस आ गया था, उसने स्टार्ट किया था। एंड उसके पास एक चीज और थी, बिकॉज वी आर इन छत्तीसगढ़, तो ये सोच थी कि फैशन डिजाइनिंग बॉयज क्यों करेंगे, वो तो गर्ल्स करती हैं, वो तो लड़कियों का काम है। तो उसके पास एक वो हर्डल भी था कि बीइंग अ मेल पर्सन मैं मतलब लोकल यहाँ पे एरिया में रीजन में फैशन डिजाइनिंग कैसे करूंगा। स्टिल ही हैड स्टार्टेड। बजट हर्डल्स मैंने बताया उसने किस तरीके से बजट हर्डल्स निकाले, एंड उसने जितनी भी चीजें बनाई हैं आज तक वो मैक्सिमम उसने कोशिश की है वेस्ट मटेरियल से पूरी बनाने की। और कभी भी मैंने उनको ये नहीं देखा कि आज मैं नहीं आ सकता या मुझे प्रॉब्लम है या मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ही नेवर से नो। Okay. He was always positive. और ट्रू स्टूडेंट हम बोलते हैं ना, ही इज ट्रू स्टूडेंट। देखिए इस बात को 22 साल हो गए होंगे, 23 साल हो गए मैं जो बात कर रही हूँ आपसे। जैसे ही व्हाट्सएप आया, आई डोंट नो किस साल में व्हाट्सएप आया था, जैसे ही व्हाट्सएप आया उसके पास मोबाइल आया तो उसने पहली चीज जो की थी वो एक ग्रुप बनाया जिसमें सबसे ऊपर मेरा नाम था और साथ में उसकी जो लव वंस है, जो स्टूडेंट्स थे साथ में उनका नाम था। और वो ग्रुप में आज भी हम लोग हैं, दे विश हैप्पी बर्थडे एंड कभी मिल लिया साल में एक बार, और वो कांटेक्ट में आज भी है। एंड जब भी वो कोई चीज ग्रो कर रहा है, नई चीज, जैसे उसने बुटीक चालू की तो उसने मेरे से आशीर्वाद मांगा कि हाँ मैम प्लीज गिव द ब्लेसिंग्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो। वो आज भी चल रहा है। So that is, he is the best student. Okay, that's amazing. So मैम हमने सबकी बात कर ली, स्टूडेंट्स की भी बात कर ली, and as you said earlier कि you went to Australia. So I guess earlier that time it was not easy, but आपने जाके ऑस्ट्रेलिया से अपना फाइन आर्ट्स किया, वहां से परस्यू किया। How was your whole journey? आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा था? Would you like to share? See, I'm a girl from a Punjabi typical family. जी. We are called as Jatt also. And typically हम पीछे लुधियाना चंडीगढ़ से belong करते हैं, our families from Kashmir also. This is the belt हम जहाँ से आए हुए हैं. That's why we look also like that in North Indians. और जो टिपिकली उस टाइम ये था कि जो मैरिजेस थे वो 18-19 में प्रॉपरली पंजाबी फैमिलीज में हो जाते थे। सेम मेरे साथ भी वैसे ही था। एंड आई वाज इन लॉज, जहाँ पे जो मेरे फादर इन लॉ थे, ही वाज अ आर्मी पर्सन, रिटायर्ड आर्मी पर्सन। तो उनके पास कुछ स्ट्रिक्ट नोट्स थे एंड मुझे शायद मैं वो नोट्स मेरी आज हेल्प कर रहे हैं। वो नोट्स ये थे, मॉर्निंग उठना जी, इस टाइम आपको ये करना है, दिस शुड बी द टाइम टेबल, दिस इज द ईटिंग मेथड्स, दिस इज द ईटिंग एटिकेट्स। तो वो मैं हार्डली 19 ईयर्स की थी तो मैंने वहां से चालू किया। बट मुझे फैशन डिजाइनर बनना है तो मुझे वो जो डिसिप्लिन है उसको साथ में लेके चलना है, बिकॉज मैं वो डिनाई नहीं कर सकती। एंड ऑल्सो आई गॉट कंसीव एंड मेरा बेटा हुआ आफ्टर माई मैरिज आफ्टर 1 ईयर। और मुझे लगा कि मैंने फैशन डिजाइनिंग का बेसिक तो सीख लिया है इंस्टीट्यूट में, एनी हाउ मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट अगर और सीढ़ी ऊपर चढ़नी है तो मुझे और ऊपर जाना है। आई वॉज एट दैट, हम इंटरनेट पे घर पे सर्च करते थे, आपका ये मोबाइल वगैरह का सिस्टम तब नहीं था। तो हमने सर्च किया कि एक एकेडमी है जो 5 to 6 months का एक फाइन आर्ट्स ट्रेनिंग कोर्स दे रही है, और मुझे वो हाँ बुलवानी थी घर पे कि मुझे जाना है। आई वॉज नॉट हैविंग मच प्रॉब्लम की ऐसा फाइनेंशियल ऐसा कुछ नहीं, बेसिक था कि एज अ मैरिड वुमेन है, आपका बेबी है, आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, और आप कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट वाज आल्सो अ क्वेश्चन। टू प्रूव दैट थिंग ना, आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ इंस्टीट्यूट। मैंने कमाना चालू किया पहले, वो सोच के साथ 2 साल पहले मैंने घर पे प्रूफ किया। आई डिड माई वर्क ऑल वेरी प्रॉपर, मॉर्निंग हाउस होल्ड वर्क, किड हाउस होल्ड वर्क, माई इन लॉज, एवरीथिंग, सो दैट अपन बोलता है ना, अपन किसी को प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ हम काबिल हैं आप वहां जाने के लिए, तो वो बोलने के लिए मेरे पास शब्द होने चाहिए थे कि हाँ मैं काबिल हूँ। और मैंने वो फिर इन्वेस्टमेंट भी किया कि हाँ भाई ये पैसा मैंने जमा करती गई कि हाँ मैं जो अर्न कर रही हूँ, आई वाज स्टार्टेड डूइंग जॉब, और वो मैंने चालू कर दिया। आफ्टर 2 years प्रॉपर टाइम पे आई सेड टू माय फादर इन लॉ, आई वांट टू गो एंड दिस इज द बजट एंड दिस इज द थिंग, और मैं जो बन चुकी हूँ इसमें मुझे आगे जाने के लिए फाइन आर्ट्स करना है। एंड फाइनली ही सेड यस, क्योंकि उस टाइम वो देख चुके थे कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पीछे नहीं छोड़ा अपने फैशन के। सो व्हेन आई वेंट टू अब्रॉड फॉर स्टडीज, तो आपने इंग्लिश मूवी देखी है ऐश्वर्या?
दैट श्रीदेवी, श्रीदेवी, या वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। वो जो उसके साथ था ना, वो सेम मेरे साथ था। ओके एक्चुअली क्या है, आप कितने अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे हैं जो भी है, जब आप किसी दूसरे कल्चर में जा रहे हैं और वहाँ के क्लाइमेट और सब में जा रहे हैं तो बहुत सारे डिफरेंसेस लगेंगे, आपको एक महीना कोप अप करने में लगेगा। तो आई वाज दैट इंग्लिश विंग्लिश श्रीदेवी। ओके और जब मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक 15 डेज मुझे ये समझ में लगा था मुझे कहाँ से कहाँ जाना है जी। तो फैशन डिजाइनिंग सीखने से पहले मैंने वहां पे रहना, खाना, उठना, बैठना उसको सीखा है। और वो थोड़ा डिफिकल्ट उस टाइम ज्यादा था। आज क्या होता है, आप मोबाइल खोलते हैं, यू गेट द नोट्स कि हाँ ये करते हैं, दिस इज द क्लाइमेट, दिस इज द थिंग। लेकिन तब ऐसा नहीं था, आप बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं सामने और सब कुछ आपके सामने रहता है। सबसे इजी पार्ट थी सीखना, क्योंकि जो आर्ट वर्क है ना, कला, इसकी लैंग्वेज नहीं है। तो देयर वाज अ प्रोफेसर, योनी उनका नाम था, वो जो सिखा रहे थे, तो वो जब सिखाते थे तो सेम चीज हम ब्रश यूज कर रहे हैं, कलर्स यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड। और उनकी मुझे लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं था, बिकॉज वो जो मुझे पेपर में दिखाई दे रहा है मैं उसको उतार रही थी। Okay. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, फाइनली सारी चीजें पीछे रह गई, आर्ट वर्क सामने आ गया। तो वो आर्ट वर्क मैं कर पा रही थी बिकॉज उसकी कोई भी भाषा नहीं होती है। और इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल टाइम, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। हाँ, कुछ बीच में फैमिली से मुझे लगा भी कि पीछे मेरा बेबी था, मुझे लगता था कि वापस जाना है वो, बट आई नेवर गिव अप कि नहीं, एक बार अगर आ गए हैं तो एनी हाउ आप इसको फाइनल करेंगे। अगर आप किसी गोल तक पहुंचना है, कुछ शुरू किया है तो उसे खत्म कीजिए। हाँ जी, ओके, दैट्स अमेजिंग। सो आप जब ऑस्ट्रेलिया गए, एज यू सेड कि आपको थोड़े से बैरियर्स आए सीखने में, देखने में, उस टाइम पे डेफिनेटली द वर्ल्ड वाज नॉट दैट मच मोबाइल फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। सो समटाइम्स ऐसा हुआ कि आपको कहीं और जाना था और आप कहीं और पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ? 15 days I was lost. Okay. 15 days I was lost. One day I was thinking on a chair and there was a statue backside. और मुझे ऐसा लग रहा था आज घर पहुंच पाऊंगी कि नहीं। So that was my 15 days because आपके पास कोई गूगल मैप नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आप जहाँ रुक रहे हैं, I was in a hostel, आप बहुत ज्यादा हेल्प नहीं ले सकते। और आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आप शुक्र मनाइए आप इंडिया में हैं। यहाँ पे अगर आप हैं तो रियली यू गेट हेल्प। या देखिए, आप कोई भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, कोई अब्रॉड पर्सन आ रहे हैं और कोई भी राह चलता आपसे पूछ रहा है, अगर आपको पता है आप हाँ बोलोगे, नहीं तो नहीं, एटलीस्ट यू विल हेल्प। बट आई थिंक इंडिया का जो कल्चर है दैट इज मच मच बेटर। वो आपको जो वहां ना हेल्प बहुत कम मिलती है, तो वो मैंने हाँ फेस किया। Okay. So do you have any one person over there who helped you a lot? I got my one of best friend. Recently she got married and also divorced. That is the culture of western part. But बहुत अच्छा उसके साथ टाइम रहा मेरा, और बहुत हेल्प भी उसने मेरे साथ की। एंड ऐश्वर्या एट दैट टाइम मुझे भी वो समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। तो वो मेरे साथ पूरी कोशिश कर रही थी फ्रेंडशिप करने की। एट दैट टाइम माय हेयर्स वर ऑल लॉन्ग अप टू माई नीज, है ना। तो उनको कई चीजें मेरी बहुत अच्छी लगती थी। समटाइम आई वेयर साड़ी ऑल्सो, क्योंकि जिस दिन कोई ऐसा डे रहता था कि आप अपना ट्रेडिशनल आउटफिट पहन के, क्योंकि हम ऑल ओवर वर्ल्ड से थे, तो मैं उस दिन पहन के जाती। तो शी वाज सॉरी वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे उठती थी बिकॉज शी स्मोक, और है ना कुछ चीजें जो हमारे कल्चर में नहीं होती। बट एक समय के बाद समझ में आया कि बाय हार्ट शी इज अ वेरी गुड पर्सन। एंड फाइनली सी ऑफ करने भी वो आई, और अभी भी मेरे साथ मेल में, इंस्टाग्राम में मेरे साथ है। Very good. Okay, that's amazing. So one more thing, we usually see nowadays ki when people go to other countries, they pack a lot of food. So did you pack a lot of food? Yes, definitely. I was a typical Indian woman. Okay. मुझे ये था कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है, तो मैंने पैक किया था। And that was my first trip. I didn't have any idea of abroad. And also I have done many mistakes, like there was a small scissor जो मैंने रखा हुआ था। कई चीजें थी जिसकी वजह से मुझे बोर्डिंग में और कई चीजों में प्रॉब्लम आई, तो वो मैंने अपनी लगेज की वजह से भी बहुत फेस किया है। Okay. So that was the first time you ever went on a solo trip. Actually trip तो नहीं कहना चाहूंगी, but you ever went solo outside. That was the first time ever, and you directly went to abroad. Okay, that's amazing. Ma'am, आपसे और एक सवाल करना चाहूंगी। When you came back from Australia to India, आपको कैसे एक्सपोजर मिले, क्या नई अपॉर्चुनिटीज मिली, और आपको लगा कि आपने इतनी मेहनत की, यू स्टेड अवे फ्रॉम योर फैमिली, सो वाज दैट ऑल वर्थ इट?
एक्चुअली इट वाज वर्थ इट ऐश्वर्या, बिकॉज जब भी आप कहीं कुछ और सीखने जा रहे हैं नया, तो आप कुछ ना कुछ सीख के ही आएंगे, वेदर इट इज आर्ट वर्क और डिसिप्लिन, मैनी थिंग्स आर देयर। हमें याद है हम जब वहां पे अब्रॉड में सीखते थे तो आर्ट वर्क के साथ ड्रामा वाज ऑलवेज देयर, ड्रामा प्ले वाज ऑलवेज देयर, जिसमें हैंडमेड चीजें साथ में होती थी। और जब मैं इंडिया वापस आई तो मैंने एकेडमी जो ऑलरेडी मैं जहाँ काम करी थी, आई रीजॉइंड इट, और मैंने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे एक फंक्शन होने वाला था, एंड फंक्शन में एज यूजुअल जो जनरल चीजें हमेशा फंक्शन में करवाई जाती वही करवा रहे थे। और मैंने फिर बात की अपने डायरेक्टर से, मैंने कहा कि इसको हम और बेटर वे में कर सकते हैं। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, हाँ जी। ऋतिक रोशन की एक मूवी है मोहिंजोदारो, या आपने अगर सुना होगा, मेरे काफी साल हो गए इस मूवी को। वो एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर बनी हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है कि अगर मैं थोड़ा और पीछे जाऊं तो इंसान पहले खाना बदोश थे, अर्ली मैंस, 5th या 6th की बुक में आपने पढ़ा होगा। हाँ और जहां पर उनको पानी मिल रहा है वहां रुक रहे हैं, जहां पे खाना मिल रहा है वहां रुक रहे हैं, एंड दे आर ट्रैवलिंग एट अ टाइम। धीरे धीरे, बिकॉज वी आर हैविंग ब्रेन, हम इंसानों के पास दिमाग है, हमें पता चला कि अगर आप बीज फेंक रहे हैं तो वहां पेड़ उग रहा है, तो आप खेती कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी खोद रहे हैं तो पानी निकल रहा है, आपको पानी वहीं मिल जाएगा, आपको जगह जाने की जरूरत नहीं है। फायर, व्हील, इस तरीके से चीजें आपने बनाई। तो जब इंसान ने ये सब चीजें बनाई तो उसे समझ में आया कि हम क्यों भाग रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, हम जहां रह रहे हैं हम वहीं पर बनाए। तो दे हैड मेड अ सिविलाइजेशन, दैट इज टाउन, दैट इज सिटी। तो दुनिया की सबसे सुंदर सिटी जो बनी थी वो एक साथ दो थी। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे इंडिया में है, जो नॉर्थ में, अभी उसके आपको बहुत सारे एक्सट्रैक्ट और वो सब म्यूजियम में मिल जाएंगे। और दूसरी मिली थी इजिप्ट सिविलाइजेशन, जिसकी ममी मूवी बनी है, मूवी ममी 1 2 3 4, ये उसी पर ही बनी हुई है। तो दोनों सिविलाइजेशन पे मूवीज बनी है। ये जो सिविलाइजेशन है इसमें 2 सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वन वाज मोहिंजोदारो, तो सेकंड वाज हड़प्पा। और 400 मीटर के आसपास का या उसका दूरी होगी, बहुत आसपास थे। मोहिंजोदारो वाज द मेन सिटी। अब उसमें पहली बार लोगों ने कपड़ा इनोवेटिव पहनना, फ्लावर की डेकोरेशन, मतलब पहली बार आउटफिट, फैशन डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी उसमें, बहुत अच्छा। उसमें जब आप एक्ट्रेस को देखेंगे तो शी इज हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर क्राउन एंड ऑल, और बहुत अच्छे ड्रेपिंग स्टाइल्स भी। तो हमने जब वो एनुअल फंक्शन की मैं बात करूं, जब वापस आऊं तो वो एनुअल फंक्शन में मैंने कहा कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को ड्रामा के थ्रू विथ हैंडमेड दैट ड्रेपिंग एंड एक्सेसरीज हम डिस्प्ले करेंगे। एंड वी हैड कम टू 2 ड्रामास, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दैट इज सेकंड इज इजिप्शियन में हमने सेम वैसे ही पूरे आउटफिट्स के साथ, इवन दैट कलरिंग एंड एवरीथिंग हमने बना के पूरा प्ले किया। एंड इट वाज एक्चुअली प्रॉपर प्ले लाइक अ मूवी, जिसमें पूरे आउटफिट्स और ज्वेलरीज वर हैंडमेड, एंड दैट वाज द सक्सेसफुल थिंग। और ये आइडिया मुझे तभी आया जब मैं वहां से बाहर आई, Okay. कि हाँ ये ऐसा किया जा सकता है। Okay, that was something new you inculcated. हाँ. Okay, that. So moving ahead, मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि modernization, we are getting modernized. तो पहले फैशन डिजाइनिंग में as far as I know कि हम सारी चीजें on sketch, on paper करते थे. Nowadays we are having tabs and laptops and everything. So how are they getting evolved with the fashion industry? How are students getting involved with it? डेफिनेटली ऐश्वर्या, टेक्नोलॉजी होने से आपका काम इजी हो गया है, हर चीज में आपकी लाइफस्टाइल इजी हो गई है, तो उसका असर फैशन डिजाइनिंग पर भी है। जो स्केचेस आप हैंडमेड बनाते थे, आप ड्राफ्ट करके पूरा बनाते थे, वही स्केचेस आप टैब के थ्रू विद अ पेन आप इंस्टेंट बना लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। सेकेंड थिंग, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वो बाकी चीजों में भी आ गई है, जैसे मशीन्स में। अभी अगर आपको कोई स्टिचिंग करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो बहुत टाइम टेकिंग रहता था। अब आपके पास ऐसी मशीन है जिसमें आप कस्टमाइज पूरी चीजें जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आई वांट टू मेक योर फेस इन योर टी शर्ट, दैट इज पॉसिबल। उसका एक मैं पूरा एक स्केच डालूंगी और उसको मैं मशीन में डालूंगी, मशीन उसको रेडी करेगी, पूरी एम्ब्रॉयडरी करके आपका स्केच निकाल के दे देगी। टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली हेल्पिंग, तो वो आपको और आगे ग्रो करने में हेल्प कर रही है। बट स्टिल वी शुड नॉट फॉरगेट आवर हैंडमेड थिंग्स आल्सो, तो साथ के साथ उसके साथ भी चले। Okay, that's amazing. So ma'am, moving ahead, one last thing which I wanted to ask is, आप nowadays growing fashion buddies को, students को क्या advice करना चाहेंगी for their better career growth?
आई थिंक फैशन डिजाइनिंग अपकमिंग स्टूडेंट्स जो न्यू जनरेशन आना चाह रही है वो तीन चीजों का बस ध्यान रखें. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिविटी, अपने अंदर क्रिएटिविटी रखें तभी आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं. सेकंड इज योर पेशेंस, आप पेशेंस रखिए. ये फील्ड ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा समय लगेगा जी. आगे ग्रो करने में, तो पेशेंस रखिए. तीसरी चीज है आप अपने सर्कल और सराउंडिंग्स को पॉजिटिव रखिए. बी पॉजिटिव ऑलवेज कि हाँ अगर मुझे फैशन डिजाइनर बनना है तो मुझे पॉजिटिव रहना है और सही गाइडलाइन लेकर साथ में चलना है. वेदर इट इज योर मेंटर्स, योर पेरेंट्स और योर टीचर्स, योर फैकल्टीज, आप उनके मेंटरशिप में आगे बढ़िए. Okay, that's wonderful. थैंक यू सो मच एवरीवन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये टॉक में आज के लिए इतना ही. आज की हमारी गेस्ट थी संदीप कौर मैम. हमने इनसे बहुत सारी बातें जानी रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री एंड फॉर द अपकमिंग फैशन बडीज. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच.